सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर फ्रेंड्स। और आज मेरे साथ हैं मोहम्मद राशिद, जिन्होंने क्रैक किया है आरआरबी जेई 2024 का एग्जाम और वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जर्नी और कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, क्योंकि ये वैकेंसी काफी साल बाद आई थी, काफी एंटिसिपेटेड वैकेंसी थी। तो ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दैट हैव बीन एबल टू क्रैक इट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राशिद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो यार ये बताओ कि अचानक से नोटिस आता है कि आज रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, और फिर जब रिजल्ट अनाउंस होने का नोटिस आता है उसके बाद कैसा माहौल था, और जब रिजल्ट चेक करके समझ में आ गया कि यार क्लियर हो गया, क्योंकि देखो अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो कितने भी मार्क्स पे बच्चा सिक्योर नहीं फील कर पा रहा था। तो जब फाइनली आपने देखा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो कैसा फील हुआ? सर एक्चुअली शाम का टाइम था, 5:30 बजे के आसपास से मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया। पूछा मुझसे कि क्या रिजल्ट देखा तुमने। मैंने बोला रिजल्ट कब आया। तो उसने बोला हाँ रिजल्ट आ गया, चेक करो। एक्चुअली वो जम्मू जोन से था, तो मैंने जब चेक किया, मैं मुंबई जोन से था, तो मुंबई जोन का उस टाइम नहीं आया था। बट फिर हम्म। मैं 1 घंटा वेट किया। अंदर से बहुत डर लग रहा था, एक्साइटेड भी था, डर भी लग रहा था। और फिर मम्मी के साथ मैं बैठा हुआ था, फिर मम्मी के सामने रिजल्ट चेक कर रहा था। जैसे ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन किया, तो वो रिजल्ट मैंने जब चेक किया तो मैंने कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं दिया। डायरेक्ट मैंने देखा कि शॉर्टलिस्टेड हूँ या नहीं, उसमें यस लिखा था। उसके बाद सर बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत खुशी हुई। और मम्मी ने तो मैंने गले लगा लिया बहुत सर। और उस टाइम मम्मी के साथ बहुत रोया मैं, क्योंकि सर वैकेंसी लगभग 5 साल के बाद आई थी। बहुत इंतजार था सर इस वैकेंसी का। और फिर यार देखो, मुंबई वालों ने इंतजार भी बहुत करा, रिजल्ट का एंटिसिपेशन बहुत था, आ ही नहीं रहा था मुंबई जोन का। तो ये जान करके बहुत अच्छा लगा जी यार सर। कि मुंबई जोन में आपका सिलेक्शन हुआ। तो राशिद भाई, इस बार आपके कितने मार्क्स बने अगर हम सीबीटी 2 की बात करें? सर सीबीटी 2 में सर वो 12 क्वेश्चन कैंसिल हो जाने के बाद वो प्रो रेटेड स्कोर था मेरा 105 पॉइंट समथिंग था, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है। बट 105 से ज्यादा मार्क्स था। ओके। तो 12 क्वेश्चन जो कैंसिल हुए उनको आउट ऑफ टोटल घटाया गया या फिर उसके ग्रेस मार्क्स सबको दिए गए? नहीं सर, वो सबको ग्रेस मार्क मिला है, वो मार्क्स टू ऑल हो जाता है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया तो वो ऐसा नहीं कि किसी कुछ बच्चों के लिए कैंसिल है, वो सबके लिए कैंसिल हुआ। और 138 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मार्क्स को अरेंज किया गया, फिर 150 में उसको कन्वर्ट करके 105 किया गया। तो बच्चों, ये चीज जो लोग आगे देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आरआरबी में ऑब्जेक्शनेबल होता है, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है, उसको टोटल में से हटा दिया जाता है और फिर आपके स्कोर को वापस 150 के बेस पे ले आया जाता है, जहां से आपका पता चलता है कि कितने मार्क्स बन रहे हैं और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो राशिद भाई, जैसा आपने बोला 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो मेरे को जैसा आपने बताया कि आपने 2019 में भी एग्जाम दिया था, तो 2019 में जब एग्जाम दिया था तब कैसा रिजल्ट रहा, और उसके बीच में ये जो 5 साल का दौर था इसमें आपने क्या किया, कैसे चीजों को मैनेज किया? सर 2019 वाली वैकेंसी में मैंने कोलकाता जोन से अप्लाई किया था। तो सीबीटी 1 तो अच्छे से क्वालिफाई हो गया था, उसमें ऑलमोस्ट 81 मार्क्स थे। और सीबीटी 2 में जब मैंने रिजल्ट चेक किया था तो मेरा 99 मार्क्स था। और कट ऑफ शायद 101 के आसपास गया था। तो 2 मार्क्स से 1.5 मार्क्स से चूक जाना सर, बहुत रियलाइज हुआ था कि इतना मेहनत किया। और सर उस टाइम में मैं गेट का भी प्रिपेयर किया था। सर मैं आपको तो बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, 2017 के आसपास से मैं क्रिएटिव चैनल जब आपका था तब से फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले मैं अच्छा। सर गेट के लेक्चर्स भी आपके देखा करता था। तो टेक्निकल मैंने सर आपके लेक्चर से ही तैयार किया था उस वक्त। फिर सर जब 2019 में नहीं हुआ, तो उसके बाद कोविड का पीरियड आ गया, कोई ऑप्शन नहीं था, जॉब वगैरह नहीं था। तो सर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ। जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए और जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, तो सर तब तक मैं टीचिंग लाइन में ही रहूंगा। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोविड के समय में सर्वाइवल एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था बहुत सारे लोगों के लिए। तो उस समय में जॉब नहीं मिल पाई, तो ये फाउंड अ ऑल्टरनेट वे। तो ये चीज़ यार देखो, एटीट्यूड रहना भी चाहिए कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को लेकर के या तो हम बैठ जाएं और कंप्लेनिंग एटीट्यूड बना लें कि यार कुछ नहीं हो रहा है, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
या फिर अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता खोज लो कि यार किस तरह से आप सरवाइव कर सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे राशिद भाई ने साइड बाय साइड बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब राशिद भाई जब 5 साल का गैप हो गया तो वापस से वैकेंसी आती है अचानक से कि यार इस साल आरआरबी आने की संभावना है, आरआरबी का एग्जाम निकलेगा। और 5 साल में क्या ये कॉन्सेप्ट टच में थे या फिर से एकदम से आपको दोबारा कनेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ा कॉन्सेप्ट्स के? सर सच बताऊं तो कॉन्सेप्ट तो सारे 5 साल में मैं भूल गया था। सीबीटी वन का कुछ खास प्रिपरेशन मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से, तो साइंस मेरा ठीक था, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एनसीईआरटी बुक वगैरह कवर थी मेरी। और मैथ्स मैंने अभिनय शर्मा सर से, जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं एसएससी का, उनसे कवर किया था। तो मैथ्स साइंस मेरा अच्छा था, और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा मेहनत की। और सर जीके मैं प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाया था, करंट वगैरह का कुछ कुछ देखा था। बट सीबीटी वन किसी तरह से क्वालिफाई हो गया, उसमें 82 मार्क्स थे। और फिर जब सीबीटी वन देकर मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, सीबीटी वन क्वालिफाई हो जाएगा, सीबीटी टू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस वक्त सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से करूँ। खुद से मैंने कोशिश किया, यूट्यूब से करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा था। तो फिर सर मैंने आपका जो बैच है राजधानी बैच, 45 डेज वाला मैंने बैच परचेज किया था। उस बैच को परचेज करने के बाद उसके लेक्चर्स मैंने देखे। लेक्चर्स सर बहुत डेप्थ में आपने पढ़ाए थे। तो मैं सारे लेक्चर्स तो नहीं देख पाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो मैं लेक्चर्स की जो पीडीएफ आपने वहाँ पे अपलोड की थी, उस पीडीएफ को सारा पढ़ लिया था। उसके बाद सर आपने जो वंदे भारत क्रैश कोर्स कराया था यूट्यूब पे, उसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो किया। कोई भी लेक्चर छोड़ता नहीं था, टाइम से बैठ जाता था लेक्चर देखने के लिए, और लाइव क्लास में देखता था मैं। जब कभी कोई डाउट्स होता था तो फिर उसको बाद में देख लिया करता था। वो लेक्चर सर वंदे भारत वाला जो क्रैश कोर्स था, उससे बहुत फायदा हुआ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर जो उसमें आपने पढ़ाया था, वैसे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। और मशीन्स के गॉड तो आप हैं ही हैं सर। मशीन तो खैर आपसे अच्छा कोई पूरे इंडिया में नहीं पढ़ाता। तो उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल तैयार हो गया। तो यार जब एग्जाम दे जी करके सर। निकले थे, ठीक है, तो कैसा माहौल था? मतलब जब आपने एग्जाम दिया आपको लगा कि यार इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर जैसा कि देखा हमने काफी सारे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गए? तो उस समय पे कैसा माहौल था? एग्जाम देने के बाद आपका क्या फीडबैक था? सर जब एग्जाम देकर मैं वापस आया तो कुछ क्वेश्चंस तो याद थे, तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज नहीं लग पाया कि मैं कितना सही कर पाया हूँ। बट कहीं ना कहीं दिल में दिमाग में ये बात चल रही थी कि हाँ, बाउंड्री लाइन के आसपास मार्क्स आ सकता है। बट जब आंसर की आरआरबी ने रिलीज की, हमने आंसर की देखा, फिर साइंस के कुछ क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्शनेबल थे, तो एक्चुअली मैं वहाँ पे डाउटफुल था मैं। और घर पर आके जब मैंने एनसीईआरटी बुक से मिलाई तो वो डाउटफुल निकला सही में। और फिर उसको मैंने चैलेंज भी किया था। और सर आपने 6 क्वेश्चन जो चैलेंज किया था, उसको भी मैंने देखा था। और उसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने चैलेंज किया था, जिसमें एक मिक्सचर कंपाउंड वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन सही थे, और एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज वाला एक क्वेश्चन था, जो हम्म। उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल थे क्वेश्चन आंसर में। तो उसको चैलेंज करा आपने क्योंकि आपको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर यार एक थोड़ा सा वेव चला कहीं ना कहीं कि री एग्जाम होना चाहिए सीबीटी वन वालों का। तो उस समय क्योंकि देखो आपका पेपर अच्छा गया था और इस पे काफी हद तक डिस्कशन रहा, काफी हद तक ये मुद्दा बना रहा। तो उस समय पे कैसा मतलब आपका माइंडसेट था, कैसे चीजें मैनेज हो पा रही थी? सर जब सारे लोग री एग्जाम के लिए कह रहे थे, तो मुझे री एग्जाम का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने सुना कि आरआरबी वाइज एग्जाम हुई है। तो जिस तरह से जैसे हम लोगों ने 22 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट की एग्जाम दी थी, तो आरआरबी मुंबई जोन के सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे एग्जाम दिए, तो कंपटीशन हमारा सिर्फ उनके साथ ही था। ऐसा नहीं था कि जो सेकंड शिफ्ट वाले थे उनके साथ कंपटीशन है, क्योंकि रिजल्ट भी आरआरबी वाइज ही बननी थी। तो मैं सर उस फेवर में नहीं था कि हाँ री एग्जाम होना चाहिए। हाँ, जो बच्चों को ऐसा लगता था कि नहीं, जो री एग्जाम हो जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिलेगा तो उस जोन के सारे बच्चों को मिलेगा, जो कि सबके साथ बराबरी का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं था कि हाँ, किसी 2-4 बच्चों को या 10 बच्चों को ज्यादा टाइम मिल रहा और कुछ को नहीं मिल रहा। तो सबके लिए बराबर टाइम था। और हम लोगों ने क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दी थी, तो सबके लिए इक्वल टाइम मिला, और सबकी प्रिपरेशन के लिए इक्वल टाइम था।
तो यार एक चीज मुझे ये बताओ कि एग्जाम के अंदर, क्योंकि यार आरआरबी एसएससी ये ऐसे एग्जाम्स है कि टाइम बहुत कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो एग्जाम के अंदर सेक्शन बाय सेक्शन टाइम का कैसे टारगेट रखा, कैसे मैनेज किया? सर एग्जाम से पहले आपने जो कुछ क्वेश्चंस कराए थे यूट्यूब पे PYQ के सेक्शन से, तो मैं उन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था, और मैं उन सब क्वेश्चन को सिर्फ देखकर समझ लेता था। मैं टारगेट लिया था कि मुझे पेन उठाना ही नहीं है, क्योंकि आरआरबी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं होते, न्यूमेरिकल टाइप के नहीं होते। मोस्टली 90 to 95% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो थ्योरी मेरा कवर नहीं है, जो PYQ से क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है या छूटा हुआ है, मैं उन क्वेश्चंस को याद कर ले रहा था डायरेक्ट। और मैंने एग्जाम में भी यही सोचा था कि मिनिमम टाइम में मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने सर पूरा 150 में 150 अटेम्प्ट कर दिया था। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैंने माइंडसेट बनाया था कि नहीं, कुछ रिस्क लेकर चलना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अगर मैं 10 क्वेश्चन रिस्क लेता हूँ तो चांसेस है कि मेरे 6-7 क्वेश्चन सही हो जाए, तो वो पॉजिटिव मार्क्स देकर जाएंगे। तो यार ये बहुत अच्छी माइंडसेट है, क्योंकि देखो ये चीज पहले से भी क्लियर थी यार कि कहीं ना कहीं 100 के ऊपर नंबर तो चाहिए ही होंगे अगर आरआरबी सीबीटी 2 क्वालिफाई करना है मोस्ट ऑफ द जोन्स के अंदर। ऐसा नहीं सभी में, बट मैक्सिमम जोन्स के अंदर 100 तो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो यार एग्जाम के अंदर ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि पेन नहीं उठाना है, अपने को माइंड में ही चीजें सॉल्व करनी है, बट आरआरबी में कुछ एक क्वेश्चन नॉट वेरी हाई, कुछ एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होते हैं। तो वहां पे जहां कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, माना डिफिकल्ट ना हो, थोड़ा सा छोटा ही कैलकुलेशन हो, उसमें कैसे अपनी एक्यूरेसी को आपने अच्छा रखा जब आप वर्बली कर रहे थे चीजें? सर मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा था। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि इसमें पेन उठानी पड़ेगी, मैं उन क्वेश्चंस को पहले स्किप किया। वन गो में मैंने सारा क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक देख लिया कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना पेन के हो सकते हैं। तो मैंने वन गो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक वैसे ही किया। फिर मैंने मार्क्स मार्क्स को रिव्यू, उसमें ऑप्शन आता है। तो जो क्वेश्चंस ऐसे लगे मुझे कि हाँ इसको मुझे बाद में करना है, कैलकुलेशन था। जैसे एक क्वेश्चन था वो 10 to the power 21, जिसका आंसर आया था वो शायद इसका था क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग की क्वेश्चन थी कोई। तो उसमें कैलकुलेशन की जरूरत थी। तो उस क्वेश्चन को मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। ओके। तो मेनली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपने साइड रख करके पहले आपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस बना लिए और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपने बाद में कर लिया। अब इसके अंदर जी यार सर। देखो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई भी बच्चा जो एस्पायर कर रहा है एग्जाम क्रैक करने का, कैसे वो अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकता है? सर सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। क्लास में आप अगर पढ़ाई होगी या आपने किसी का कोर्स लिया हो, तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हीं के नोट्स हों, या फिर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने वाईसीटी की बुक ली थी, उसको मैंने PYQ सॉल्व किया था। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 बार बनाया था। तो बुक को पूरी मैंने क्या किया था कि 3-4 कलर के पेन ले लिए थे, तो मुझे याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन को मैंने इतनी बार बनाया है। ऐसे करके सर मल्टीपल रिवीजन करने के बाद ही कुछ कॉन्सेप्ट याद रहे हमेशा। हम्म। तो मल्टीपल टाइम जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो चीजें ज्यादा याद रहने लगती हैं। तो यार जो सिलेबस का टाइम होता है, क्योंकि जैसा आपने बताया सीबीटी 2 के लिए आपके पास टाइम कम था, तो सिलेबस को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए? क्या सभी टॉपिक्स को बराबर टाइम देना चाहिए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जो भी आरआरबी का टेक्निकल सिलेबस है उसमें? सर आरआरबी के सिलेबस में देखा गया तो मशीन्स की सबसे ज्यादा वेटेज थी। उसके बाद पावर सिस्टम था। उसके बाद जो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल कहते हैं या नेटवर्क थ्योरी कहते हैं, इस इन सब के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मशीन्स को पूरा कवर किया जाए और पावर सिस्टम को कवर किया जाए, क्योंकि मशीन पावर सिस्टम को पढ़ने में ही सबसे ज्यादा टाइम चाहिए था। और यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को मैंने पहले 2019 में मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उसको मैं छोड़ कर गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार उसको भी कवर करके जाना है, क्योंकि अगर मैं छोड़ कर जाऊंगा तो वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन। तो जो मैंने आपका कोर्स लिया था सर, उसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको बहुत डिटेल में आपने पढ़ाया था। तो मैं उसी के PDF को बार बार पढ़ रहा था। उसमें सर लैम्बर्ट कोसाइन रूल वाला एक क्वेश्चन भी आया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एंगल के बारे में पूछा था।
तो जब मैं क्वेश्चन एग्जाम देकर आया तो मुझे लगा कि नहीं, सारे क्वेश्चंस जो है बनने के लायक थे। चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब यार इसके आगे का जर्नी कैसा रहेगा? अब आगे के लिए क्या गोल सेट किया, कि आरआरबी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है या इसके आगे भी कुछ अचीव करने का भी सपना है? राशिद भाई, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आरआरबी बेटा आपका फाइनल गोल है, या फिर अभी इसके आगे भी कुछ सोचा है कि नहीं यार इसके आगे अब ये एग्जाम क्रैक करना है, या नेक्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा? सर फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि मैं अपनी फैमिली को सरवाइव कर पाऊँ। क्योंकि सर मैं मैरिड हूँ और मेरा 2 साल का बेटा है, वाइफ है, मम्मी है, पापा है। तो सर फैमिली को सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि स्टेबल हो जाऊँ मैं। उसके बाद आरआरबी के बाद फिर अगर कुछ डिसाइड करना होगा मैं गेट वगैरह भी दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। ओके। चलो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जॉब में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और काफ़ी आगे चल के और मुकाम हासिल करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। बहुत अच्छा लगा यार आपकी जर्नी कवर करके, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपकी इस जर्नी से। थैंक यू राशिद भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट, एंड अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।